आज एक ऐसी डिसाइसिव बात हुई जिससे गाजा में पूरी लड़ाई का रुख बदल गया। आज अब उस पर बात करेंगे। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। और उसके बाद एक ऐसा पर्सपेक्टिव, किस तरीके से हमास दुनिया में अपना प्रभाव डाल रहा है, किस तरह से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इस्लाम और पूरी दुनिया के नक्शे पर क्या प्रभाव डाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो डेली राउंड अप है उसमें आज वेस्ट बैंक में तो लड़ाइयां हुई, जबरदस्त हुई। और उसमें देखिए अल खलील, अरीहा, नाबलस, इन सब जगह लगातार ऐसी वारदातें हुई जिससे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब कुछ जगह तो ये हुआ कि तीन तीन मंजिलों से फिलिस्तीनी फाइटर्स नीचे कूदे और उन्होंने आईडीएफ सोल्जर्स को सरप्राइज करके मारा। और उसके बाद कम से कम 13 इंजरीज केवल वेस्ट बैंक में आईडीएफ की हुई हैं। देखिए, जैसे जैसे रमज़ान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो हमास ने कहा था कि रमज़ान के महीने को एक विद्रोह के महीने में बदल दो, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। उसके बाद जो एक यूनिक फुटेज आया जिसमें एक लंबा कोट पहने एक हमास का फाइटर, वो अल खलील जो कि वेस्ट बैंक में है, उसमें यहूदा इजरायली सेटलमेंट उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गया। और अकेला ही नहीं, और लोग भी इन्फिल्ट्रेट किए, लेकिन अलग अलग पॉइंट से किए। 5-6 लोग अलग अलग पॉइंट से इन्फिल्ट्रेट किए। और जो फुटेज आया है कि वो किस तरीके से घायल होने के बाद भी उसने वापस जाके आईडीएफ पे गोली चलाई। तो अब देखिए, अच्छा गाजा में देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से इधर गाजा पे इतनी बात नहीं हो पा रही थी। गाजा पे देखिए, अल कासम targeted 5 Zionist IDF Merkava tanks with Al Yassin 105 shells in the city of Al Zahra, northwest of the central governorate. Al Qassam fighters targeted an IDF infantry force of 4 soldiers who were transferring a number of explosive devices into one of the houses with an anti-fortification TVG shell in Al Zahra city, northwest of the central governorate. मतलब ये देखिए दो घटनाएं, एक नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में और एक मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अल ज़हारा। और अल ज़हारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके उत्तर पश्चिम में और मेन में इस तरीके से मरकवा टैंक उड़ाए गए। एक आईडीएफ पैदल सैनिक के एक फोर्स को उन्होंने वहां मारा। उसके बाद देखिए एक और खबर आती है हमाद टाउन के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि हमाद टाउन जो कि खान यूनिस में है और साउथ गाजा में, वहां पर एक आईडीएफ ट्रूप कैरियर पे अल यासीन 105 गोले से हमला हुआ। फिर देखिए, फिर उसके बाद फिर से हमास से खबर आती है कि इस बार शुआफ एक्सप्लोसिव जो कि खुद हमास ने बनाए हैं, जैसे यासीन 105 है, उससे एक आईडीएफ फोर्स पे हमला हुआ। फिर देखिए एक खबर आती है कि अल ज़हारा सिटी की, और अल ज़हारा सिटी में मतलब ये हो गया आज कि आईडीएफ ने उसको खाली कर दिया और आईडीएफ ने के पास जो हथियार थे और बहुत सारा एमिनेशन, वो आईडीएफ छोड़ के भाग गया। उसके बाद देखिए कि एन इजरायली फोर्स वाज किल्ड एंड वुंडेड ड्यूरिंग अ क्लैश। ये देखिए एक खबर आई है जिसमें ये भी खान यूनिस की है कि जिसमें कहीं ना कहीं जो इजरायली फोर्स है, जो कम से कम एक टुकड़ी 6 या 7 लोगों की, वो मार गिराई गई। फिर देखिए एक और खबर आती है कि वही हमाद से कि एक और इजरायली ट्रूप कैरियर अल यासीन 105 और टैंडम शेल से टारगेट किया गया। उसके बाद एक और खबर आती है कि हमाद से फिर से एक इजरायली सोल्जर, एक इजरायली टुकड़ी टारगेट हुई। उसके बाद देखिए एक बात आती है कि इजरायली सेना के 98th डिवीजन, अब यहां देखिए क्या है कि बहुत सारे इजरायली फोर्सेस को अलग अलग तरह से डिवाइड किया है, क्योंकि गेवाती, गुलानी जो फेमस ब्रिगेड्स थी उनको इजराइल को वापस लेना पड़ा है, तो इन्होंने कुछ डिवीजन्स को तुरंत वही नाम दे दिया। तो अब 98th डिवीजन किस ब्रिगेड की ये नहीं, उसके एक जो कमांडर है उसने लड़ने से मना कर दिया, और जो जनरल हालेवी हैं इजराइल के, उन्होंने उसको रिब्यूक किया। केवल रिब्यूक कर पाया, कोर्ट मार्शल मतलब इतने में हो जाता। अब इसके बाद देखिए जो पूरी बात यहां पर है कि हमास की अपनी एयरफोर्स और हमास की अपनी नेवी ये तैयार हो रही। ये देखिए चौंका देने वाला खुलासा है।
क्योंकि देखिए हमास जो है वो उसकी एक नेवी में तो उसकी कोशिशें रही है फ्रॉगमैन की, जो फ्रॉगमैन हमास के हैं, जैसे यूएस के मरीन्स होते हैं जो कि जमीन और समुद्र दोनों में लड़ लेते हैं, जिसको एम्फीबियस असॉल्ट ट्रूप्स कहा जाता है, एम्फीबियस यानी जमीन और समुद्र दोनों में। उस तरह से हमास के फ्रॉगमैन वो इतने खतरनाक हो गए हैं कि वो जेटीज से जाते हैं, छोटी जो जेटीज होती हैं, और उन जेटीज से वो वॉरशिप्स पे हमला करते हैं, और फिर उसमें स्कूबा डाइवर्स भी होते हैं, और वो लोग समुद्र के अंदर गोता लगा के और सीधे सीधे, जैसे जमीन पर टैंकों पे एक्सप्लोसिव रखा जाता है, वैसे समुद्र के अंदर एक्सप्लोसिव रखने की महारत हमास ने हासिल कर ली है। ये इजराइल की रिपोर्ट है। और देखिए फ्रॉगमैन यूनिट्स हमास की एक लंबे समय से डेवलप हो रही थी, इसका इतिहास है 2014 से सबसे पहले शुरू हुई, लेकिन जो सोफिस्टिकेशन इस समय आया, बहुत सारे ऑपरेशन हुए जो फेल हो गए, लेकिन जो सोफिस्टिकेशन अभी आया है 7 अक्टूबर के बाद, देखिए कम से कम 3 बार फ्रॉगमैन जो हैं उन्होंने इजरायली नेवल असॉल्ट को रोका कि जो गाजा में समुद्री जो रास्ता है वहाँ से अटैक करना, उसको रोका। और उसके बाद आज जो आज कह रहे हैं सॉरी 3 दिन पहले जो ऑपरेशन हुआ है, और 2 दिन पहले भी, मतलब 2 ऑपरेशन हुए हैं, तो वो जो पूरे ऑपरेशन हैं उनमें हमास के फाइटर्स जो फ्रॉगमैन हैं उन्होंने एक तरह से एग्रेसिव पोजीशन ली। इस बार केवल डिफेंड नहीं कर रहे थे, वो एग्रेसिव पोजीशन लेके जो इजराइल के कुछ बोट्स हैं उन पे हमला किया, उनको एक की तो खबर मेरे पास अपनी है कि उनको सिंक कर दिया, एक शिप को सिंक कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना है। इसको देखिए इजराइल किसी भी हालत में बाहर आने नहीं दे सकता। कहीं की कोई भी मिलिट्री जो भी अपने को दिखाती है कि भाई हम मिलिट्री हैं, वो इस बात को आगे आने नहीं देगी, और इजराइल ने भी इसको दबाया। यहाँ तक कि हमास जो है उसने कंफर्म किया है, लेकिन हमास के पास भी क्योंकि हमास एक लड़ाई लड़ रहा है वहाँ पर, हमास का जो सेंट्रल कमांड है वो टनल्स में है, और हर चीज़, हर खबर हमास को नहीं पहुंच रही है। ये नए तरह की लड़ाई है जिसमें इंडिविजुअल फाइटर्स जो जगह जगह फैले हुए हैं उनको अपने इनिशिएटिव पे बहुत कुछ करने की छूट है। तो ये जो फ्रॉगमैन की बात है, ये देखिए इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन आएगी आने वाले दिनों में, और आपके सामने हम रखेंगे। अब एयरफोर्स की बात। एयरफोर्स में देखिए एक वीडियो आया जिसमें ये एक पूरा मैप आया कोई इजरायली वाहनों का, और ऊपर से उस पर गोले गिर रहे हैं, और वो गोले हमास गिरा रहा है, इजराइल नहीं गिरा रहा है। अब ये देखिए क्या है कि 7 अक्टूबर को कुछ पैराग्लाइडर्स के बारे में आपने सुना होगा कि पैराग्लाइडर्स कैसे फ्लाई करके वो लोग वहाँ पर पहुँचे गाजा में, ये गाजा को, मतलब गाजा में जो सिक्योरिटी ब्रीच किया उन्होंने, और सिक्योरिटी ब्रीच करने के बाद उस तरफ जो इजरायली बस्तियां हैं गाजा के से सटी हुई, उन पे अटैक किया। आप जानते हैं बहुत बुरी तरह से गाजा डिवीजन खत्म हो गई। लेकिन उसमें जो पैराग्लाइडर्स का रोल है उसके बारे में उस समय आया तो पूरे विश्व के मीडिया में आया, लेकिन जितना एक एनालिसिस होनी चाहिए थी, जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया। तो आज फिर से एक वीडियो आया है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि हमास की जो पैराग्लाइडर्स हैं वो ऊपर से कहीं ना कहीं बम गिरा रहे हैं, और वो एक तरह से एक मतलब एक मैनुअल एयरफोर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। आप कहेंगे मैनुअल एयरफोर्स से कोई एयरफोर्स थोड़ा ना बनती, तो फिर दूसरी बात आ जाती है कि कुछ जगह ऐसे डिटेक्शन हुए हैं कि स्मॉल एयरक्राफ्ट्स वो यूज बाय हमास। स्मॉल एयरक्राफ्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्मॉल एयरक्राफ्ट्स वो यूज बाय हमास। अब ये एयरक्राफ्ट देखिए, ये टनल में बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, क्योंकि टनल्स के अंदर कितनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, किस लेवल की फैक्ट्रीज हैं, इसके बारे में कोई सीधे जानकारी सही नहीं है लोगों को, और हमास भी इसके बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि भाई वो कैसे, वो तो सिक्योरिटी एक डिटेल है। तो वहां पर एक फैक्ट्रीज अगर इस तरह की हैं जो एक एयरफोर्स स्मॉल एयरप्लेन्स बना रही हैं, तो आप बताइए क्या स्थिति होगी। और वो जो स्मॉल एयरप्लेन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ये मतलब अभी से ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यहां पर हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, हमास बार बार कहता है कि अभी जो आएगा वो आपने कभी नहीं देखा होगा, अभी जो आएगा वो आपने कभी नहीं देखा होगा, अभी जो आएगा वो देखिए अलग है। ये हिजबुल्लाह भी कहता है, और हिजबुल्लाह ने तो अपने वेपन्स को एक के बाद एक, और एडवांस वेपन्स को एक के बाद एक मैदान में उतारा, एक साथ सब नहीं उतारे।
हमास का भी देखिए कि आप ये देख लीजिए कि उसके जो फ्रॉगमैन है, अच्छा जो फ्रॉगमैन के बारे में एक चीज़ छूट गई थी कि फ्रॉगमैन कहीं ना कहीं केवल जो जेटीज में जा रहे हैं, अभी तक वो इंडिविजुअल मशीन गन लिए जेटीज में जाके शिप्स पे अटैक करके वापस आना, तो फिर भी वो मैनुअल ऑपरेशन हुआ। लेकिन उसमें भी स्मॉल वेसल्स भी बन रही हैं, और ये स्मॉल वेसल्स भी एक इजरायली रिपोर्ट है कि 2 बार स्मॉल वेसल्स जो हैं हमास ने टेस्ट किए हैं इजराइल के खिलाफ। तो वो जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक स्मॉल बैटलशिप्स और स्मॉल एयरक्राफ्ट्स दोनों बन रहे हैं। ये देखिए बड़ी बात। अच्छा, अब देखिए यहां पर जो एक सवाल आता है कि ग्लोबल सिनारियो क्या है। ग्लोबल सिनारियो इस समय एक अजीब सी एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। गाजा की लड़ाई ने, क्योंकि अमेरिका का ध्यान पूरी तरह से यूक्रेन से, मतलब पूरी तरह से नहीं, काफी समय तक हटाए रखा, तो अब उस वजह से यूक्रेन में रशिया की जीत हुई। जैसे अवदीविका रशिया ने कब्जा किया फरवरी में, और उसके बाद यूक्रेन ने एक रशिया पे काउंटर अटैक किया जो फेल हो गया, जो अभी 2 दिन पहले शुरू हुआ, लेकिन वो आज वो फेलियर माना जा रहा है। उसमें बहुत सारे यूक्रेनियन मारे गए। फिर लगातार ग्लोबल सिनारियो में ये बात आ रही है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रोन, वो कह रहे हैं कि फ्रांस तो एक लड़ाई में रशिया के खिलाफ जा रहा है। जर्मनी के जो वो हैं, जो राजनीतिक हैं, वो जो हेड ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा कि जर्मनी भी रशिया के खिलाफ लड़ाई में जा रहा है। अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इनफैक्ट जो बाइडेन, जिनको जेनोसाइड जो के नाम से जाना जाता है, उनके अपने देश के लोग उनको कहते हैं कि जेनोसाइड जो, कि गाजा में जेनोसाइड का समर्थन कर रहे हैं और हथियार सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। तो उसने कहा कि प्यूतिन इज अ थग, कि प्यूतिन तो एक गुंडा है। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे क्या औकात है, तुम तो मतलब गुंडे से भी बड़े हो, माफिया हो, तुम तो हिटलर हो नए, और जेनोसाइड जो तुम्हारा नाम है। तो अब ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है कि दुनिया में वही मैंने जो पहले भी कहा था कि पोलराइजेशन हो रहा है। और अभी एक जो नई खबर ब्रिक्स को लेके आई है, देखिए, क्योंकि इसमें भारत सीधे इन्वॉल्व है। तो ब्रिक्स में तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये देश ब्रिक्स में हैं। और ब्रिक्स में बहुत सारे देश और आना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अमेरिका नहीं है और नेटो नहीं है। और ब्रिक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक डॉलर से अलग एक अल्टरनेटिव करेंसी की भी बात कर रहा है। बल्कि कुछ दिन पहले इजिप्ट ने अप्लाई किया था कि वो ब्रिक्स ज्वाइन करे, वियतनाम अप्लाई कर चुका है। इस तरह से और भी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील के बाद कई और देश जैसे वेनेजुएला और चिले, तो ये सारे ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक्स। क्योंकि ब्रिक्स में देखिए क्या है कि जो आप माल बेचते और खरीदते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ज़्यादातर लोगों को डॉलर्स में करना पड़ता है, क्योंकि अमेरिकन डॉलर की हेजेमनी है इंटरनेशनल ट्रेड में। लेकिन ब्रिक्स जो एक ऑल्टरनेटिव ऑफर कर रहा है, वो ये कर रहा है कि एक बास्केट ऑफ करेंसीज होगी। एक ऐसा बास्केट होगा जिसमें आप यूरो में चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, आप अपने लोकल जो आपकी करेंसी है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, आप रशिया की जो करेंसी है रूबल उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, चाइना की जो करेंसी है युआन उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बल्कि जापान ने भी जब ये सुना तो जापान की तरफ से भी एक प्रपोजल आया था, जिसको अमेरिका ने जापान को बहुत ही स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि ब्रिक्स से दूर रहो। अब ये देखिए भारत इसमें है, और भारत ब्रिक्स की का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं रशिया के पास है। मतलब वो रोटेट करता रहता है, लेकिन ब्रिक्स का जो नेतृत्व है वो रशिया के पास है। और ये जो मोदी और यहाँ के लोग G20 की बात करते हैं, G20 कुछ नहीं, देखिए G20 कोई सुरक्षा अलायंस नहीं है। G20 तो बिजनेस एक हुआ, आप G20 कर लीजिए, आप G40 कर लीजिए, G50 कर लीजिए, जहां आपको जितने देशों को बुलाना है बुला के आप समिट्स कर लीजिए। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, वो अपना एक टेम्पररी रहेगी। लेकिन ब्रिक्स एक अलग चीज है। ब्रिक्स इज एन ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अ पोटेंशियली मिलिट्री अलायंस। तो अब जब ये पूरी एक सिचुएशन ब्रिक्स के बारे में है, और ब्रिक्स की जो को और ताकत मिली है गाजा वॉर के बाद, ईरान अभी उससे बाहर है, लेकिन ईरान को
पूरी तरह से रशिया और चाइना की बैकिंग है। इंडिया भी अंदर अंदर ईरान को बैक कर रहा है। मैंने आपको बार बार कहा कि जो भी दोस्ती नरेंद्र मोदी की नेतन्याहू से है, जो भी ऐसी स्थिति है, वो सरकार की जो नीतियां हैं, जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट, उन पे वो हावी नहीं हो पा रहे हैं। बहुत कोशिश उन्होंने की हावी होने की, बहुत तरीकों से की, लेकिन उन पे वो हावी नहीं हो पा रहे हैं। और यही एक सेविंग ग्रेस है, क्योंकि कल को मोदी सत्ता में रहते हैं, नहीं रहते हैं, नई सत्ता आएगी। अभी जो देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लाख एक संघी लाइन पे चलें, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की पॉलिसी चेंज कर सके, क्योंकि भारत के भी जो पूंजीपति हैं, अंतोगत्वा अडानी अंबानी, ये सब भी तो यही चाहते हैं ना कि भाई हमारे पास विकल्प रहे, हम केवल अमेरिका के अंगूठे के नीचे हम केवल ना रहें। हमको अगर ज़्यादा फायदा हमारे एक्सपोर्ट्स को एक दूसरी करेंसी से होता है तो हम वो क्यों ना करें। तो यहाँ पर देखिए सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है, और उस वजह से एक दूसरी तरह की स्थिति है। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट भी कैसा? सेल्फ इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि एक मतलब आपने सोचा कि नहीं नहीं हमें इससे फायदा है तो हम एक अलग से कर रहे हैं, वो नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट देखिए एक ग्लोबल सिनारियो में जहाँ पर नेशंस हैं, जहाँ पर नेशंस एक दूसरे से compete करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी एक नेशनल इंटरेस्ट के रूप में ही आप पेश कर सकते हैं। और वो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आप देखिए तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लिए हुए, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि एक बिजनेसमैन जो है अलग जाके कोई डील कर ले, फिर तो वो उस नेशनल उससे बाहर हो जाएगा। तो इसलिए एक नेशनल, जब अपना सेल्फ इंटरेस्ट एक नेशनल इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ता है, तो आपके व्यक्तिगत जो भी आपके दोस्त हैं, आपके लोग हैं, अडानी बाकायदा ड्रोन्स की फैक्ट्री बना रहा है। कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि हमास ने दूसरी वार्निंग दी है, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है कि कहीं ना कहीं रोक दी गई है। मतलब ये जो हर्मेस 900 ड्रोन्स की जो दूसरी एक खेप सप्लाई होनी थी और जो राफा में यूज़ होने वाली थी, उसको रोक दिया गया। बल्कि जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन है, जो भारत के जो पोर्ट्स को रूल करता है या मतलब कंट्रोल करता है, उसने भी मना कर दिया था। तो इसलिए ये इस कंट्रोवर्सी से अभी सरकार बचना चाह रही है। इलेक्शन एकदम सर पे। अब देखिए यहाँ पर जो एक और जो बात आती है कि यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए यूक्रेन वॉर में बहुत सारी चीज़ें यूक्रेन और इजराइल से जुड़ी अब जुड़ गई हैं। खासतौर पर रशिया का जो एड पैकेज है, जो अमेरिका का एड पैकेज है। अब अमेरिका क्या है कि हर रोज एक खबर आती है कि आज $2 बिलियन का, आज इतने मिलियन डॉलर का, आज इतने बिलियन डॉलर, कभी मिलियन कभी बिलियन, इतने डॉलर्स की जो एड है या तो वो अप्रूव हुई है या वो रिजेक्ट हुई है। ये स्थिति है कि ट्रैक करना मुश्किल हो गया है कि वाकई क्या हो रहा है। कभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको रोक देता है, कभी सेनेट रोक देता है, कभी उसको प्रेसिडेंशियल वीटो रोक देता है, बहुत सारी। तो अब वहाँ पर यूक्रेन को भी उस तरह से सहायता नहीं पहुँच पा रही है। इजराइल को जो लगातार अमेरिका सहायता दे रहा है, उसमें तो हर तरह की अमेरिका ने सारे उसूलों को तोड़ा, और लाख उसमें ड्रामा अमेरिका कर ले कि नहीं हम इसमें देखिए इजराइल के खिलाफ हैं और कहीं ना कहीं हम इसके साथ नहीं हैं। इजराइल के खिलाफ इसमें मतलब राफा के इन्वेजन में हम उसके साथ नहीं हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो है उसके साथ और हेल्प कर रहा है। बल्कि आपको ये बताएं कि जो अमेरिकन जो 1000 ट्रूप्स जो पहुंच रही हैं गाज़ा, ऑलरेडी वो चल दी हैं, वो आधे रास्ते पे हैं, कभी भी वो पहुंच सकती हैं। वहाँ पर वो जायंट एक हार्बर बनाएंगे और उससे वो एड सप्लाई करेंगे। 2 मिलियन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था वो करेंगे। लेकिन उसके साथ जो 1000 अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उनका क्या रोल रहेगा? पूरी सिक्योरिटी कंडीशन, जो सिक्योरिटी जो कॉर्डन है, वो इजराइल बनाएगा। खाना किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो इजराइल कंट्रोल करेगा। तो वो किस तरीके की निष्पक्ष एड हो गई, जहाँ पर आप यूएन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना चाहिए ना। आप ठीक है, आप पैलेस्टीनियन फैक्शंस को ना दीजिए, लेकिन यूएन बॉडीज जो हैं, UNRWA है, जिसको पूरी तरह से ख़त्म करने पे अमेरिका लगा हुआ है। इजराइल ने कह दिया था इसमें तो हमास के लोग हैं, तो उससे फंडिंग बंद हो गई उसकी। सोचिए आप, एक इजराइल की स्टेटमेंट से इतनी बड़ी संस्था UNO की UNRWA, जो रिफ्यूजीज को पूरा बहुत समय से एड करती है, उसकी फंडिंग बंद कर दी और बहुत सारे अरब देशों को आगे आने पड़ा ये फंडिंग के लिए। तो ये जो देखिए जो पूरी बात है कि एड एजेंसीज के हाथ में आप नहीं दे रहे हैं और आप इजराइल को कह रहे हैं कि तुम सिक्योरिटी कॉर्डन बनाओ,
तुम्हारे थ्रू एड डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग किस तरह से लें, क्योंकि कहीं ना कहीं बात वही आगे फंसती है कि इजराइल जो है वो एड पहुंचाने के बहाने डिस्प्लेस करना चाहता है फिलिस्तीनियों को। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमास ने एक और बयान दिया जिसमें हमास ने कहा कि भाई देखिए, हम तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। हमने जो ओरिजिनल प्रपोजल दिया था कि 3 फेज का ट्रूस हो और उसमें परमानेंट सीज फायर पहले स्टेज में डिस्कस हो जाए, उसको हम अलग भी कर सकते हैं। उसको मतलब इन द सेंस कि उसको हम थोड़ा डाइल्यूट भी कर सकते हैं। आप कहिए तो 100 मतलब जो 45 दिनों की 3 दिनों की स्टेज थी उसको हम कम कर देते हैं। हम पहले इजरायली होस्टेजेस को रिलीज करते हैं, लेकिन उसके बदले आप ये अगर एक इजरायली बदले मतलब एक इजरायली प्रिजनर्स के बदले अगर आपने 50-100 फिलिस्तीनी भी नहीं रिलीज किए तो फिर डील किस बात की? फिर जो अपर हैंड हमास का है उसकी वक़्त क्या रह गई? तो ये जो बात बार बार इजराइल जो अवॉइड करता है, और नेतन्याहू ने तो फिर एक बयान आज दिया कि राफा ऑफेंसिव तो होके रहेगा, चाहे वो अभी हो चाहे वो रमज़ान के बाद हो। राफा जो ऑफेंसिव है वो होके रहेगा, और राफा ऑफेंसिव में ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है हमास पे कि राफा ऑफेंसिव अगर होता है तो ये हमास की जो इंट्रांसिजेंस है कि भाई वो अड़ा हुआ है अपनी शर्तों पे, समझौता नहीं करना चाहता है, इसकी वजह से होगा। ये देखिए अभी और प्रोपेगेंडा चलेगा, ये भयंकर प्रोपेगेंडा चलेगा, और इसमें इसकी जद में काफ़ी लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को ये भाई लगेगा कि वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं तो हमास उसमें क्यों नहीं सरेंडर, मतलब हमास क्यों नहीं उसको मान जा रहा है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं। हमास के मानने का मतलब है हमास का सरेंडर करना। वह आप लोग में से कोई भी जो मानवीय वहाँ संकट है उससे पूरी सहानुभूति रखता है, बल्कि उसमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहता है, वो क्या ये चाहेगा कि हमास सरेंडर कर दे? क्योंकि हमास ने सरेंडर कर दिया तो खेल खत्म हो गया। फिर तो कभी भी फिलिस्तीनी राज का जो मुद्दा है वो हमेशा के लिए दब गया। पूरे ग्लोबल सिनारियो में अमेरिका इजराइल की जीत हो गई, तो वो तो कभी होने नहीं देंगे वो किसी भी हालत में जो भी रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं और उसके पीछे जो पूरी ग्लोबल ताकतें हैं वो कभी नहीं इसको होने देंगे, और ये होना भी नहीं चाहिए। ये कहीं से भी लेजिटिमेट नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि 1857 में बहादुर शाह जफर सरेंडर कर देते, लेकिन वो सरेंडर नहीं किए ना, वो तो रंगून में जाके एग्जाइल में मरे। आखिरी मुगल बादशाह लड़ते हुए मारा गया, ये इतिहास में लिखा गया। तो ये जो चीज है, देखिए अब यहाँ पर जो है एक तीसरी बात आती है। अब वो तीसरी बात ये है कि जो यूके का रोल है। अब यूके इस तरीके से इसके बहुत सारे गुप्त आइलैंड्स हैं जहाँ अभी भी जो वहाँ के क्राउन के अंडर है। तो इन गुप्त आइलैंड्स में कुछ कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, जहाँ पर ये बात हो रही है कि जब गाजा से लोग डिस्प्लेस होंगे तो इन कॉलोनीज में भेजे जाएंगे। आप सोचिए कि 1948 में आपने इनका घर ले लिया, 1967 में इलाके ले लिए, उसके बाद अब जो भी 2 मिलियन गाजा में, 3 मिलियन वेस्ट बैंक में, इजराइल के अंदर 3 मिलियन, एक पूरी जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन 7-8 मिलियन की है, 60-70 लाख की, उसको जो है आप डिस्प्लेस करेंगे और ऐसे छोटी छोटी जगह पे आप बसाएंगे। मतलब इतना ये ना केवल एक बहुत ही ईवल प्लान है, बल्कि ये ऐसी चीज़ें जो कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। ये लोग जो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं शुरू से, जब से ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ और अंग्रेज़ों ने पहले टेक ओवर किया फिर इजराइल ने किया, तब से जो लड़ते आ रहे हैं वो ये मंजूर करेंगे कि वो लोग अलग अलग ब्रिटिश आइलैंड्स में जाके वहाँ पर वो लोग बसें। ये स्थिति तो कभी आ ही नहीं सकती। तो देखिए अभी बात यहाँ पर यह है कि हम क्यों इतनी लंबी बात कर रहे हैं। हम इसलिए लंबी बात कर रहे हैं क्योंकि बात प्रोपेगेंडा की है। जो जमीन पे लड़ाई हो रही है वो हो रही है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा की वॉर है वो इससे भी बड़ी है, जमीन की लड़ाई से बड़ी है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के स्तर पर लड़ी जा रही है, लोगों के दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। इट इज अ फाइट फॉर द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो जो प्रोपेगेंडा वॉर है इसमें ये बातें बार बार आएंगी कि भाई उनको जो है खाना दिया जाए, जो मानवीय जो पूरी एक त्रासदी है उसको हमास को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये एक गलत दृष्टिकोण होगा, क्योंकि कहीं से भी अगर आपने इस तरीके से ज़रा भी रियायत बरती तो उसका जो असर है वो बहुत बुरा होगा और वो कभी हमास होने नहीं देगा।
तो इसलिए, और हमास क्या, हम लोग कभी नहीं होने देंगे। जो पूरा एक इंटरनेशनल फोर्सेस जो बैक कर रही हैं हमास को, वो कभी इस चीज़ को होने नहीं देंगे। तो इसलिए देखिए, बार बार जो बातें आएंगी उसमें यही जवाब देना है लोगों को कि किसी भी तरीके से हम सरेंडर नहीं होंगे। अगर इनको एड देनी है तो ये जेन्युइन एड देना, अपने यूएन के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एड दें। उन पर भी विश्वास नहीं है, यूएन के इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास आपको नहीं है। अब इसराइल से कह रहे हैं एड बांटो, इसका तो सीधे मतलब है कि 1000 सोल्जर्स जो वहां पर आए हैं, इतना बड़ा वो एक नया बंदरगाह बना रहे हैं, कितनी बड़ी मतलब पूरी वॉरशिप्स आ रही हैं, तो वो तो मतलब यहाँ से कम 50-60 फिलिस्तीनियों को तो ऐसे ही डिस्प्लेस करके ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। तो ये तो कभी, और इसमें अगर कोई स्थिति बनती है तो फिर तो हमास सीधे ऊपर आएगा। मैंने आपको बताया हमास की कैपेबिलिटी किस तरीके से सी और एयर में भी बढ़ती जा रही है। और फिर बाकी सब देश, हिजबुल्लाह, यमन, इन लोगों को, ईरान तक, इन लोगों को खुल के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति बनेगी इस तरह की वॉर की कि जिसमें सीधे सीधे ये देखा जाएगा कि गाजा की पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो रही है, तो वो कभी भी सही नहीं जा सकती। तो ये देखिए आज का पूरा राउंड अप था। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे रमज़ान का जो महीना है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पहले भी मैं कह चुका हूं, लड़ाई तो उसमें और मतलब सख्त होगी ही, लेकिन लड़ाई के साथ साथ जो पॉलिटिकल एक बैटल है माइंड्स और हार्ट्स की, वो एक नए आयाम आपके सामने पेश करेगी। जैसे ही अमेरिकन शिप वहाँ पर पहुँचेगी गाज़ा, तुरंत एड को लेके एक बड़ा माहौल बनाया जाएगा। और उसमें देखिए जो गाज़ा के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट का जो इशू है, वो इशू उठ के सामने आएगा। और हर तरीके की वहाँ पर लड़ाई अमेरिकन ट्रूप्स के साथ सीधे हमास की लड़ाई संभव है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।